दरअसल बेकारी ने मुझे नई नई राहों से वाकिफ़ कर दिया था और घर से बहुत दूर एक हड़ताल के सिलसिले में गिरफ़्तार हुआ था। तो आयशा का ख़त पढ़कर पहली बार तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हुआ था। तुम लड़कियों को ख़त लिखने को भी कोई बात नहीं मिलती। आयशा के ख़त भी इसकी तरह खूबसूरत और मासूम होते, जिनमें वो अपने अब्बा की नाराज़गी से लेकर ख़ानदान की अहम तकरीबों में आने वाली औरतों के कपड़ों ज़ेवर के डिज़ाइन और स्कूल के सहेलियों के रोमान तक सबका तफसील के साथ जिक्र करती। साथ ही मुझे भी ऐसा ही मज़ीद लंबा ख़त लिखने की हिदायत करती। मेरी बेवकूफ़ बहन नहीं जानती थी कि मैं रोमानों, सरगोशियों और रंगीनियों की दुनिया से कितनी दूर था, मगर वो मेरी मुसलसल खामोशी के बावजूद हंगामा पर घर के कमरे में बैठी बार बार मुँह पर झुकाने वाली लट्टों को पीछे झटककर लिखती रही। आपने एक और ख़बर सुनी? भाईजान कुसिया के यहाँ छोटी खाला अमजद भाई का पैगाम लेकर गईं, तो कुसिया ने खुद आकर इनसे कह दिया था कि वो अमजद से शादी नहीं करेगी। सुना है चचा अब जहर खाने वाले हैं और सारा ख़ानदान में तू हो रही है। इस दिन बहुत दिनों के बाद जेल की तरह कोठरी में मुस्कुरा सका। इस दलीना जुर्रत पर मैंने गायबाना तौर पर तुम्हारी पीठ ठोकी थी और कहा था कि जिस खौल में हम अपने आप को लिपेटे हुए हैं वो जगह जगह से टूट रहा है। जी चाहा कि फ़ौरन चचा अब्बा को जहर की शीशी में भेज दूँ ताकि वो सिर्फ इरादा करके ही ना रह जाएं। तुम फिर एक बार मेरे सामने आई थी, झुंझलाकर स्वेटर उधेड़ती हुई, पर मैं इस वाक़े को भूल गया। आयशा अपने ख़तों में लिखती रही कि तुम्हारा और रियाज का रोमान चल रहा है। अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि तुम अपनी मोहब्बत की कामयाब बनाने की कितनी कोशिश की, लेकिन रियाज तुम्हारे यहाँ का काले पालक था, तुम्हारे दस्तरख्वान के छोटे टुकड़ों पर पला था। फिर चचा अब्बा को इसकी गुन मिली तो रियाज घर ही में इसकी शहरी से निकाल दिया गया और तुमने बड़े तहम्मुल से इस मोहब्बत की इस लाश को दिल के कब्रिस्तान में दफन कर देना चाहा, लेकिन शायद ऐसा ना हो सका, क्योंकि मुर्दार खाने वाले गिद्ध जो ऐसे मौक़ों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, इस लाश को बाहर खींच लाए। जी भर कर इसने लुत्फ़ उठाया और फिर इसे चीर फाड़ कर फेंक दिया। तुम्हारी बीमारी को बड़ी खौफनाक मानी पहनाई गई, यानी ये सब रियाज की अमानत को ठिकाने लगाने के बहाने हैं और तुम अपना कमरा ही नहीं पढ़ रही थी बल्कि रियाज के साथ फ़रार हो चुकी हो। ये बातें मैंने बहुत दूर बैठकर सुनी और हर बात को यकीन के खाने में डालता गया। ये कोई नाकाबिले यकीन बात भी ना थी। बकौल आयशा कि तुम अपनी अहमियत के साथ दिलाने के फैसले कर चुकी थी और तुमने सारी दुनिया की ठुकरा कर अपनी मनमानी करने की अज़म कर लिया था, पर तुम जैसी मोहब्बत की मारी लड़कियां इससे ज़्यादा अपनी अहमियत का एक सबूत दे सकती थीं। इसके बाद जब मैं रिहा होकर घर आया तो तुम वक्त के एक अहम मौजू बन चुकी थी। आयशा के अल्फाज में कुछ कर दिखाने की धुन में अपना रहा वक़ार भी खो बैठी थी। इस दौरान तुम अपने मास्टर से भी मोहब्बत कर चुकी थी, जो तुम्हें पढ़ाने आता था। सीधा सादा खतना हत्ता शरीफ इंसान जो अपनी मजलूमियों बेचारगी जाहिर करके दूसरों से रहम की भी मांगता था। पहले उसने तुम्हें शराब और इज़्ज़त के सबक पढ़ाए, अब अपनी बेचारगी और दुख के अफसाने सुनाए। इसकी महबूबा ने इसे धोखा दिया था, महज गुर्बत की वजह से इसे ठुकरा दिया गया था। ये महबूबियाँ के धोखे देने का दुकड़ा भी कितना फरसुदा हो चुका है। फिर इसकी प्यासी दुनिया में तुमने अपनी हमदर्दी के चंद कतरे बरसाना चाहे, अपनी तर्ज अमल से इसका दुख कम करना चाहा, अपने गम की कहानी भी इसे सुना डाली। फिर कोर्स की किताब को एक जानिब समेट कर तसल्ली और तस्कीन के सबक पढ़ाए जाने लगे, पर तुम्हारा मास्टर बीमार हो गया और चचा अब्बा ने दूसरा मास्टर रखना चाहा तो तुमने पढ़ने से इनकार कर दिया। तुम इससे मास्टर से पढ़ना चाहती थी और इसकी मजाक पुरसी के लिए इसके घर जाने में मसर थी। ये सारी बातें घर के छोटे बच्चों तक तुम मुझे सुनाई। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम्हें इस मास्टर से मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ हमदर्दी थी। इंसानियत का जज्बा ही था जो तुम्हें रात चुपके से उठाकर मास्टर के घर ले गया, और जब तुम अभी दरवाजे ही खटखटा रही थी, चचा के डंडे की ज़रबत से वो बेहोश हो गई।
फिर महीनों घर वाले तुम्हारे साए से अछूते की तरह बचते रहे। घर की लंबी लंबी नाक वाली औरतों ने खानदान में निकलना छोड़ दिया। चचा अब्बा ने वक्त से पहले पेंशन ले ली और सारे खानदान के माथे पर तुम करण का झूमर बनकर लहराने लगी। और बीच आंगन में खड़ी होकर तुमने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, जो मेरा जी चाहेगा मैं करूँगी, या फिर आप लोग मुझे मार डालें। पर सब ने दूसरी बात से इत्तेफाक कर लिया, यानी कि तुम मार डाली गई। सब ने तुम पे फातिया पढ़ ली, लेकिन शमीम मामू इस फातिये में शरीक नहीं हुए थे। रफ्ता रफ्ता दूसरा जख्म भी भरने लगा। भी शमीम मामू की नाजबरदारियों ने इसे मिटा डाला। वो तुम पर बेहद मेहरबान थे। आयशा कहती थी, शमीम मामू की अज़र तो कुर्सी की क्लास फेलो है। जैसे इसकी लड़की वैसी कुर्सियाँ, फिर कैसे एक लड़की को घुल मिल कर मर जाने दें। शमीम मामू मुद्दतों से अपनी बीवी बच्चों से कतई ताल्लुक़ करके अकेली ज़िंदगी गुजार रहे थे। सिर्फ इतनी सी बात कि इनकी बीवी कभी भी अच्छी तरह सारी ना बन सकी थी। एक बार मुझे आयशा ने लिखा था कि तुम बेहतरीन साड़ी बांधने में स्कूल से नाम ले चुकी हो। वो अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हें सैर कराने के लिए जाते। तुम्हारे सदक़े में सारा शहर घर सिनेमा देखता, पिकनिक पर जाता। तुम कोई आला डिग्री लेना चाहती थी और चचा अब्बा तुम्हें तन्हा हॉस्टल में छोड़ने पर तैयार ना थे। इसलिए बेचारी शमीम अपनी वकालत के लिए। अब आगे क्या होता है जानिएगा मेरी इस कहानी को। और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।